Students, welcome to Freeze Public School online classes. Today we discuss about factor affecting rate of reaction. कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उसकी बात करते हैं. तो हम लिख सकते हैं वेरियस फैक्टर अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उसकी बात करेंगे. फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट. नेचर ऑफ रिएक्टेंट. अब ये रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की रेट क्या होने वाली है. अगर सपोज दैट आपके पास रिएक्टेंट क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे, तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी. अगर रिएक्शन यानी कि अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपके पास, अगर रिएक्टेंट आपके पास आयोनिक कंपाउंड होंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, आयनिक रिएक्शन होगी. और आयनिक रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाती है, तो ये क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन. बात समझ में आ रही है. अगर रिएक्टेंट आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे तो रिएक्शन क्या होगी, मॉडरेट रिएक्शन होगी. और सपोज दैट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल लाइक एज रेस्टिंग लग रही है, तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन होगी, वेरी स्लो रिएक्शन होगी. तो बात यार समझ में आ गई होगी. ये किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के नेचर पर डिपेंड करता है. उसका नेचर कैसा है, आयनिक रिएक्शन होगा तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो जाएगी. अगर उसका नेचर मॉलिक्यूल होगा यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस नेचर बिलोंग कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स में, तो कौन सी रिएक्शन होगी, मॉडरेट रिएक्शन होने वाली है. जहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. अब हम देखते हैं सेकंड फैक्टर. सेकंड फैक्टर पर डिपेंड करता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है. आपको चीज याद रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है. यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती चलेगी, इंक्रीज होती चलेगी. यानी कि जितने अमाउंट में आपके पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है, उतना ही ज्यादा होगा. यहां तक भी ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. और हम थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें, हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की. देखो जैसे जैसे एक चीज याद रखो, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है. टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है. इस चीज को हम बाद में प्रूफ भी करेंगे एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है. कोलिजन थ्योरी में हम इस चीज को प्रूफ करेंगे. और ये वाला जो सेकंड फैक्टर है इसको अभी हम रेट लॉ में पढ़ने वाले हैं. किसमें पढ़ने वाले हैं, रेट लॉ में पढ़ने वाले हैं. इस वाले को हम पढ़ेंगे आरएनएस इक्वेशन. इस चीज को हम किसमें पढ़ेंगे, जो थर्ड पॉइंट है वो आरएनएस इक्वेशन में प्रूफ करेंगे. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है, जहां तक बात समझ में आ गई. और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिपेंड करता है, तो किसमें पढ़ने वाले हैं, हम रेट लॉ में पढ़ने वाले हैं. इस तरह से यहाँ तक 3 फैक्टर हो गए. 2 फैक्टर और देख लेते हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है, उसकी बात कर लेते हैं. फोर्थ फैक्टर दैट इज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करते हैं भाई, मोस्टली आपने देखा होगा जब अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं तो अमोनिया का प्रोडक्शन किस किस से होता है, H2 और N2 आपस में इंटरेक्ट करते हैं. तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट मिक्स कर देते हैं. कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. उन्हें क्या कहते हैं हम, कैटलिस्ट. यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो मोस्टली 99.9% रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में यूज होते हैं और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट. और कभी कभी कैटलिस्ट का यूज
रिएक्शन को स्लो करने में भी होता है, लेकिन 99.9% मोस्टली जो हमारे सिलेबस में इसका यूज है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में है। तो आपको पता पड़ चुका है कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, in presence of catalyst rate of reaction increase, ROR increase। जैसे हम कैटलिस्ट प्रेजेंस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, आराम से इंक्रीज हो जाएगी। इसको भी हम डीप में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री। इस चीज को डीप में हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। फिफ्थ पॉइंट इज सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया का क्या इंपोर्टेंस होगा, एक चीज याद रखो भाई, रिएक्टिव मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन उतनी ही इजीली होगी। आपको याद रखना है सरफेस एरिया क्या करता है। ये देखो एक चीज याद रखो, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा रिएक्ट करने के लिए रिएक्शन उतनी ही इजीली होगी। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये देखो जो सरफेस एरिया होता है उनको रिएक्ट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है, और जितना ज्यादा स्पेस प्रोवाइड होगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल उतना आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको ये 5 फैक्टर समझ में आ गए होंगे, और इस फैक्टर की भी स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में डीप में करेंगे। यहां तक आपको ये 5 फैक्टर यहां तक समझ में आ गए। अब हम देखते हैं किस हिसाब से हम पढ़ेंगे रेट लॉ। क्या पढ़ेंगे, रेट लॉ। आपने देखा लास्ट इक्वेशन यानी कि लास्ट लेक्चर में किस तरह से हम किसी भी इक्वेशन से रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल में ले लेता हूं 5a + 6b 2 फॉर्म 8c, और अगर आपको इसको ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो किस तरह से निकालोगे भाई, आप निकालोगे देखो जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जो सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है, तो 1/5 इंटू माइनस dA/dt आएगा। क्योंकि देखो जो A क्या है आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, और जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है उसकी कंसंट्रेशन किस में आती है, उसका चेंज नेगेटिव में आता है। उसके चेंज को पॉजिटिव करने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का जो ROR होगा उसमें क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो आपको याद रखना है अगर आप रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन निकाले तो आपको माइनस साइन यहाँ जरूर लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट इज 1/6 होएगा इंटू माइनस dV/dt। यहाँ क्या आएगा भाई 1/8, यानी कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है इंटू dC/dt। लास्ट क्लास तक ये चीज हम पढ़ चुके हैं। एक तो ये तरीका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। अब हम दूसरा तरीका भी पढ़ने वाले हैं इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। जब आपको रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन गिवन अप हो तब आप किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो उसकी बात करेंगे। ये तो हो गया सिंपल मेथड, ये हो गया डिफरेंशियल। इस मेथड को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया आपका, डिफरेंशियल मेथड। अब हम बात करेंगे अगर आपको रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन गिवन अप हो और हम किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ तक इस चीज को मैं रफ कर देता हूं। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी बात करेंगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन बाय द रेट लॉ। अब हम बात करेंगे रेट लॉ की। रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं उसकी बात करेंगे। अब आपको समझना है, चलो देखो इस चीज को समझने से पहले मैं एक चीज आपको और समझा देता हूं। एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में, लॉ ऑफ मास एक्शन। एक बार इसको मैं हल्का सा आपको रफली आइडिया दे देता हूं, यानी कि इसी के बेस पर ये रेट लॉ है। हल्का सा डिफरेंस है इसमें, पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन समझ लेते हैं उसके बाद रेट लॉ समझ लेंगे। सपोज दैट मैंने लिख दिया 2a + 3b 2 फॉर्म 4c। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है भाई, मास एक्शन कहेगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, is directly proportional to concentration of reactant rise to power stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। यानी कि ये कहना चाह रहा है ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यानी कि ए का कंसंट्रेशन इनटू बी का कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा भाई, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और मैंने आपको बताया उनके ऊपर किसकी पावर लगानी है, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3। या तो ये चीज समझ में आ गई होगी। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को खोलोगे तो आर इक्वल टू आएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ बी का क्यूब, और यहाँ पर के क्या है आपका रेट कांस्टेंट, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सपोज दैट मैं कुछ भी रिएक्शन लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं यानी कि ए प्लस बी टू फॉर्म सी प्लस डी। अगर आपको उसको रेट लॉ यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे आर इक्वल टू के प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ए की पावर क्या लिखोगे आप स्मॉल ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। यानी कि कंसंट्रेशन पर क्या लगाना है आपको, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर लगानी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से लॉ रेट में क्या होता है, रेट लॉ में डिफरेंस इतना है, यहाँ पर ये जो हम पावर लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और रेट लॉ में जो हम पावर लगाएंगे वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगा, उस पावर को हम कहते हैं ऑर्डर। हम समझ लेते हैं रेट लॉ एक्चुअल में होता क्या है, उसको भी मैं लिख लेता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of concentration of reactant rise to power ऑर्डर। यहां पर जो पावर लगती है वो किसकी लगती है, ऑर्डर की लगती है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर है क्या। यहां पर जो पावर लग रही थी वो किसकी लग रही थी, सिग्निफिकेंट फिगर की, सॉरी यहाँ पर जो पावर लग रही थी वो किसकी लग रही थी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की। लेकिन जो रेट लॉ में पावर होगी वो किसकी होगी, ऑर्डर की होगी। अब हम इसके बाद समझेंगे एक्चुअल में ऑर्डर है क्या। ऑर्डर देखो, ऑर्डर एक ऐसा नंबर है जो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर यानी कि नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर एक ऐसी वैल्यू है, ऑर्डर का मतलब है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और हम रिएक्शन को देख के ये नहीं बता सकते ऑर्डर क्या होगा। ये जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। कैसे होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। यानी कि ये रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर की वैल्यू हमारे हाथ में नहीं है, ऑर्डर की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली हमको डिटरमाइन दी हुई होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो एक रिएक्शन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट मैं ले लिया ए प्लस बी टू फॉर्म सी डी और डी। अगर आप इसका रेट लगाओगे तो क्या लगोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इनकी पावर क्या आनी चाहिए, देखो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात होती है ए की पावर क्या आती, स्मॉल ए, बी की पावर क्या आती, स्मॉल बी। लेकिन यहां पर हम इसकी को ऑर्डर क्या मानेंगे, इसका ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर एम। अब यहां क्या लिख दिया, एन एम का मतलब क्या है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्डर को। एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए, एम का मतलब है ऑर्डर ऑफ बी।
अब यहाँ पर हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, यानी कि रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये जो इसकी पावर होगी उसको हम कहते हैं ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते यहाँ पर क्या आने वाला है। अब जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खोलेंगे तो आर इक्वल टू आएगा के ए की पावर एन बी की पावर एम। अब हम बात करें वेयर, यहाँ के क्या है भाई, रेट कांस्टेंट, के का मतलब क्या है रेट कांस्टेंट, एंड एन का मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, एम का मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ बी। क्या था बात समझ में आ गई। और एक चीज याद रखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसकी बात समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant, concentration of reactant। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वही क्या आता है, उसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ भाई, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है इसकी पावर ए की तो एन है, बी की क्या है एम, इन दोनों का सम क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि एन प्लस एन। यहां तक चीज का आपको याद रखनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किस तरह से निकालते हो और ये ऑर्डर किस तरह से मेंशन अप होता है। और आप एक चीज समझ सकते हो, ये जो ऑर्डर होता है मे बी इट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। ये क्या होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। आप इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। सेकंड पॉइंट इज इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और इन फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। या आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते ऑर्डर आएगा क्या। और इसकी बात करें इट मे बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। इट मे बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और नॉट। ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये एक्चुअल में आप नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ये चीज आपको ऑर्डर की सब चीज समझ में आ गई होंगी। और ये जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन से क्या निकल जाती है, आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आती है। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलो एक दो एग्जाम्पल थे, इसको समझने की और कोशिश करते हैं भी। NO2 react with F2 to form NO2F का ट्वाइस। अगर आप इसका ऑर्डर निकालोगे अगर आप इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालोगे, देखो आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए भाई, के NO2 की पावर 2 और F2 की पावर 1 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो आर रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है के इक्वल टू NO2 की पावर 1। F2 की पावर यहाँ पर क्या है, 0। कुछ लिखा हुआ नहीं तो इसका मतलब F2 की पावर क्या है, 0। यानी कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहां पर आर यानी कि ऑर्डर क्या हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 + 0 = 1। तो इस रिएक्शन को आपने बताया कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 1 ऑर्डर की। लेकिन आप रिएक्शन को देख के बता सकते हो क्या ये 1 ऑर्डर की रिएक्शन है। रिएक्शन को देख के आप ये बताओ 3rd ऑर्डर की रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। जस्ट सपोज दैट हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, 2NH3 2 फॉर्म
N2 प्लस 3H2। अमोनिया किस में डिसोसिएट हो रहा है भाई? H2 और 3H2 में डिसोसिएट हो रहा है, सॉरी, अमोनिया N2 और 3H2 में डिसोसिएट हो रहा है। क्या हुआ आप उसको देख के बता सकते हो रिएक्शन में इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? नहीं बता सकते। और एक चीज याद रखो, यहाँ पर जो ROR निकल के आएगा वो आएगा KNH3 की पावर 0। यहाँ पे यानी कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या आप रिएक्शन को देख के बता सकते हो किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी? नहीं बता सकते। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है आपको। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी। ऑर्डर आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, ये सब चीज आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगी। ये चीज आपको बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। और आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर इसकी पावर क्या है? 0, तो ये क्या हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट कांस्टेंट। किसकी बात करेंगे? रेट कांस्टेंट। एक्चुअल में रेट कांस्टेंट होता क्या है उसकी बात कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट क्या आता है आपको पता है? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट है क्या भाई? R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। यही तो होता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ कुछ भी ले लो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। N का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑर्डर। N का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑर्डर। बात समझ में आ गई? अब हमको क्या बतानी है? K की यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ K निकालनी है। क्या निकालनी है? यूनिट ऑफ K। K की यूनिट क्या होगी उसकी बात करेंगे हम। तो हम लिख सकते हैं K इक्वल टू R अपॉन A की पावर N। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता है रेट, एक्चुअल में R की यूनिट क्या होती है भाई? R की यूनिट क्या होती है आपको पता है भाई? क्या होती है? आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। R की यूनिट क्या होती है भाई? मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है भाई? मोल लीटर इनवर्स की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स की पावर n। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मोल लीटर इनवर्स की पावर n। जब आप इसको ओपन करके लगोगे तो क्या आएगा? ये आएगा मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स अपॉन मोल की पावर n, l की पावर माइनस n। तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा मोल 1 माइनस n l n माइनस 1 सेक इनवर्स। ये क्या हो गई? यूनिट ऑफ K। ये किसकी यूनिट आ गई? रेट कांस्टेंट की ये यूनिट आ चुकी है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ। यहाँ तक आपको ये चीज तो बिल्कुल याद रखनी है। और इसका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर क्वेश्चन में आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन अप हो और आप उस वैल्यू की यूनिट को देख के बता सकते हो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन अप हो कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप कैसे पहचानोगे? जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी उसको देख के आपको पहचाना है किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आओ अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो, किस ऑर्डर की रिएक्शन हो? इफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जब हमारा जीरो ऑर्डर होगा तो आपको देखना है K का यूनिट क्या होगा। n इक्वल टू जीरो, जीरो ऑर्डर का मतलब n इक्वल टू जीरो। सो यूनिट ऑफ K क्या होने वाला है उसको देखने वाले हैं। यूनिट ऑफ K फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो हम कहेंगे मोल 1 माइनस n, तो 1 माइनस जीरो, n 0 माइनस 1 सेक इनवर्स। सो दिस यूनिट ऑफ K इज मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स। तो आपको याद रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की यूनिट क्या होती है भाई? मोल लीटर इनवर्स सेक इनवर्स। इस तरह से आप K की यूनिट को देख के ये बता सकते हो किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो दोबारा देख लेते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। किसके लिए देख लेते हैं? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखते हैं K की यूनिट क्या होगी। तो आपको पता है K इक्वल टू होता क्या है? मोल 1 माइनस n l n माइनस 1 सेक इनवर्स। और यहाँ पर n की जगह क्या पुटअप करना है हमको? 1, क्योंकि किस ऑर्डर की रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है या नहीं? पुटअप करो भाई। K इक्वल टू क्या आएगा? ये मोल क्या आ जाएगा? मोल 1 माइनस 1 l 1 माइनस 1 सेक इनवर्स। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? जीरो जीरो।
और 0 का मतलब 1। तो के की यूनिट क्या होती है आपकी सेक इनवर्स। अगर के की यूनिट आपकी सेक इनवर्स आ रही है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है आपकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। ये चीज आपको याद रखनी है भाई, किस ऑर्डर के लिए रिएक्शन यानी कि के की यूनिट क्या होगी। आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके निकाल सकते हो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में आपको के की वैल्यू डायरेक्ट ना देके आपको ऑर्डर की वैल्यू डायरेक्ट ना देके के की वैल्यू दे देगा, और के की आप यूनिट को देख के बताओगे किस ऑर्डर की रिएक्शन है, और उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे। यहां तक चीज ये आपको समझ में आनी चाहिए भाई। अब हम बात करें सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगी भाई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब n इक्वल टू क्या आ गया 2, तो k इक्वल टू क्या होता है हमारा मोल n-1 l n-1 सेक इनवर्स। सो k इक्वल टू यहाँ पर क्या लोगे, मोल 1-2 l 2-1 सेक इनवर्स। सो यूनिट इज मोल इनवर्स l सेक इनवर्स। ये k की यूनिट किसके लिए होती है, सेकेंड ऑर्डर के लिए। किसके लिए होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस तरह से आप के की यूनिट से को देख के ये बता सकते हो किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ये चीज आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो ऑर्डर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन है इफ, आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी। क्या बतानी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है। चलो फर्स्ट मैंने दे दिया r इक्वल टू के a की पावर हाफ और b की पावर 2। सेकेंड इज r इक्वल टू के NO2 की पावर 2 NO की पावर 0। अब आपको इन दोनों में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है। क्या कैसे बताओगे भाई, आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको इसका मतलब इनकी पावर का क्या करना है, कंसंट्रेशन पावर का सम करना है। तो करके देखो फर्स्ट में क्या आएगा 1/2 + 2, तो आपकी ये पावर क्या आ गई 2.5 यानी कि 5/2। तो मैं आपको बता चुका हूँ पावर आपकी फ्रैक्शन में 0, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, और सब कुछ ये आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। अब हम इसके लिए निकालें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बताओ भैया, 2 + 0, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई 2। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन अप हो, रेट लॉ का एक्सप्रेशन गिवन अप हो और आपसे क्या पूछे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे, तो आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन की पावर का क्या कर दोगे सम, उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो आप, ऑर्डर निकाल सकते हो। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ वुड रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम चेंज होगी भाई, उसकी बात करेंगे। अगर आपको रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट आपको दे रखा है इफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, आपको देख रखा है किस ऑर्डर की रिएक्शन है, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। एक रिएक्शन किस ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है। A, if concentration of reactant will be half, यानी क्या कर दो आप, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या कर दो, हाफ कर दो। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर दो आप, डबल कर दो। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर दो आप, डबल कर दो। तो आपको बताना है ये जो आपकी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी उस पर क्या इफेक्ट करने वाला है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम चेंज होगी वो आपको बताना है। यानी कि जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को आप कर रहे हो, जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर दो, डबल कर दो, तो आपको बताना है रिएक्शन कितने टाइम चेंज होगी, ये सब कुछ आपको बताना है भाई। तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं, हमको दे रखा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लिख सकते हैं R = K
रिएक्टेंट मान लेते हैं हम a की पावर 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, आपको गिवन अप है, हमको रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कुछ गिवन अप नहीं है, तो a की पावर क्या मान लेते हैं हम 2 मान लेते हैं। तो हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, वो कहना क्या चाह रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ, यानी कि यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन क्या पुटअप कर दी, उसकी हाफ कर दी, कंसंट्रेशन क्या कर दी, हाफ कर दी, यानी कि ये जो आपकी कंसंट्रेशन है उसके क्या करोगे आप a/2 पुटअप करो, a की क्या पुटअप करने वाले हो, आपने हाफ कंसंट्रेशन कर दी, तो क्या होगा इस केस में r इक्वल टू k, a की पावर 2 लोगों कंसंट्रेशन आपने हाफ कर दिया तो ट्वाइस, सो दैट इज a स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 1/4 इंटू के a का स्क्वायर। तो आपको देखना इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम चेंज हुआ है भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 टाइम हो चुका है, 1/4 टाइम चेंज हो चुका है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन आप पहले से क्या हो चुका है 1/4 हो चुका है। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड इज, अब वो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल, तो एक ही क्या पुटअप करने वाले हो आप 2a पुटअप करने वाले, जो भी तो डबल होगा, तो r इक्वल टू k 2a की पावर 2, सो दैट इज 4k a की पावर 2। अब इन दोनों को आप क्या करो, कंपेयर करो। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुकी है भाई 4 टाइम हो चुकी है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स। इस तरह से आप छोटे इस तरह क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं, इसलिए आपको उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहां तक इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हो।